नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा, दौसा। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के क्रम में आज हम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं नामक शासक के बारे में चर्चा करेंगे। यह भारतीय मध्यकालीन इतिहास की दृष्टि से मुगल वंश का द्वितीय शासक था। इससे पूर्व में इसके पिता जहीरुद्दीन बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। सल्तनत वंश के पतन के उपरांत मुगल वंश के संस्थापक के रूप में जहीरुद्दीन बाबर को जाना जाता है। बाबर को अपने साम्राज्य को संगठित करने का विशेष समय नहीं मिल पाया था। इस कारण प्रशासक की अपेक्षा उसकी सैनिक उपलब्धियां बहुत ही महत्वपूर्ण थी। बाबर की मृत्यु के उपरांत 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं आगरा में बादशाह की गद्दी पर बैठा था। यदि प्रारंभिक जीवन की दृष्टि से देखा जाए तो हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल नामक स्थान पर हुआ था। हुमायूं की माता का नाम माहम बेगम था। कई बार परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न बन जाता है, तो विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि हुमायूं की माता का नाम माहम बेगम था। हुमायूं को बचपन से ही तुर्की, अरबी तथा फारसी की शिक्षा दी गई थी। जब हुमायूं का सिंहासनरोहण होता है उस समय ये कहा जाता है कि खानजादा बेगम का पति तथा उसके बहनोई मेहंदी ख्वाजा ने प्रधानमंत्री निजामुद्दीन अली खलीफा की सहायता से सत्ता पर अधिकार करने का षड्यंत्र रचा था, परंतु प्रमुख अमीरों के द्वारा वह विफल कर दिया गया था। जब हुमायूं गद्दी पर बैठता है, शासक बनता है, उस समय उसके समक्ष बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। कठिनाइयों की दृष्टि से देखें तो अफ़गान अभी भी एक भारतवर्ष में एक शक्ति के रूप में स्थापित थे और वह पूर्णतः नष्ट नहीं हुए थे। अफ़गान सैनिक शेर खां के नेतृत्व में मुगलों को गद्दी से हटाने की योजनाएं निरंतर बना रहे थे और बंगाल का शासक नुसरत शाह भी अफ़गानों के साथ मिल गया था और उनकी मदद कर रहा था। गुजरात का शासक बहादुर शाह भी मुगलों का विरोधी जो आलम खां है उसकी सहायता कर रहा था। इसके अलावा जो स्वयं के तैमूर वंशी लोग थे उसमें मोहम्मद जमान मिर्ज़ा और मिर्ज़ा मोहम्मद सुल्तान हुमायूं के प्रतिद्वंदी बने हुए थे। वे भी अपने आपको बादशाह के रूप में देखना चाहते थे। हुमायूं के जो अपने सगे भाई थे उसमें कामरान, अस्करी और हिंदाल साम्राज्य का विभाजन चाहते थे। इसके अतिरिक्त उसकी जो बहन थी गुलबदन बेगम, वो भी इसी दृष्टि से देख रही थी। कामरान को हुमायूं के द्वारा काबुल तथा कंधार का प्रदेश संभलाया गया था, अस्करी को संभल का प्रदेश दिया गया था और हिंदाल को मेवात का साम्राज्य दिया गया था। लेकिन अभी भी ये लोग संपूर्ण साम्राज्य के विभाजन की मांग कर रहे थे, क्योंकि इससे पूर्व में बाबर ने भी इसी परंपरा को कहा था कि उसकी मृत्यु के बाद साम्राज्य जो है सभी पुत्रों में विभाजित हो जाना चाहिए। तो इसी दृष्टि से ये भी साम्राज्य का विभाजन चाह रहे थे। बाबर अपने अल्प शासनकाल में प्रशासनिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान नहीं दे सका था, जैसा कि हमने अभी चर्चा की थी। इसलिए प्रशासनिक अव्यवस्थाएं भी हुमायूं की कठिनाइयों में और अधिक वृद्धि कर रही थी। आर्थिक स्थिति भी हुमायूं से पूर्व में बाबर के द्वारा लड़े गए युद्धों के कारण डामाडोल हो चुकी थी। इस प्रकार की विषम परिस्थितियों में एक योग्य और दूरदर्शी शासक मुगल साम्राज्य को बिखरने से बचा सकता था, किंतु दुर्भाग्यवश हुमायूं में इन सब गुणों का अभाव था।
यदि हुमायूं के शासनकाल की चर्चा की जाए तो हुमायूं के शासनकाल उपलब्धियों की दृष्टि से हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला 1530 ईस्वी से 1536 ईस्वी, जब उसकी जो समस्याएं थी उनके समाधान करने में उसको सफलता प्राप्त हुई। लेकिन दूसरा काल 1537 से 40 ईस्वी उसकी असफलता की कहानी है और उसके पतन की कहानी है। लेकिन इसके बाद हम देखेंगे कि 1540 ईस्वी से 1555 ईस्वी तक भारत के हाशिए से या भारत के पटल से हुमायूं का नाम हट जाता है, क्योंकि वो यहाँ से चला जाता है और 1555 ईस्वी में वापस आकर के वो दिल्ली पर अधिकार करता है। ये अभी आगे हम इस विषय में चर्चा करेंगे। दोरहा की लड़ाई में नुहानी तथा फरमुली शासकों को हुमायूं के द्वारा पराजित किया गया। हालांकि इससे हुमायूं की समस्या का समाधान नहीं हुआ, वह समस्याएं और अधिक विकट हो गई, क्योंकि पूर्वी भारत में शेर खान जो है अफगानों के एकमात्र नेता के रूप में उभरने लगा था, जो उसको चुनौती प्रदान कर रहा था। बहादुर शाह जो गुजरात का शासक था ने मालवा तथा राजपूताना के क्षेत्र को भी जीत लिया था, और इब्राहिम लोदी जो कि पानीपत में हमने देखा था कि इब्राहिम लोदी को परास्त करके ही हुमायूं ने सत्ता स्थापित की थी। ये तो इब्राहिम लोदी के जो संबंधी थे उनको शरण दिए हुए थे बहादुर शाह अपने यहाँ पर। हुमायूं ने अपना लगभग जो कीमती समय था 1 वर्ष और 6 महीने का समय दीन पनाह नामक महल बनाने में गंवा दिया। इसी अवसर का लाभ उठाकर बहादुर शाह ने मेवाड़ तथा मालवा पर अतिक्रमण कर लिया था। इस समय हुमायूं के समक्ष एक प्रस्ताव था। वो चाहता तो राजपूतों से मित्रता प्राप्त हो सकती थी, मित्रता कर सकता था। मेवाड़ की महारानी कर्णवती ने हुमायूं के पास राखी भेजी थी और बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता मांगी थी। लेकिन इसी समय बहादुर शाह ने भी हुमायूं को गलत पत्र लिख करके गुमराह कर दिया था, और इस समय हुमायूं ने राजपूतों की मित्रता प्राप्त करने का अवसर खो दिया था। 1537 ईस्वी में हुमायूं ने मालवा के मार्ग से गुजरात पर आक्रमण किया और बहादुर शाह को पराजित करके अपने जो भाई है अस्करी, उसको गुजरात का गवर्नर नियुक्त कर दिया। अस्करी हालांकि गुजरात पर नियंत्रण बनाए रखने में सफल नहीं हुआ और 1 वर्ष के भीतर ही बहादुर शाह ने गुजरात तथा मालवा पर पुनः अधिकार कर लिया। अब हुमायूं के लिए आवश्यकता कि वह वापस वहाँ पर अभियान करे, और उसने दूसरा सैनिक आक्रमण किया और इस समय बहादुर शाह का पतन हो गया। शेर खां जो प्रमुख अफगान शक्ति के रूप में उभर रहा था और हुमायूं को चुनौती दे रहा था, और जिस समय हुमायूं अपने गुजरात अभियान में व्यस्त था, शेर खां लगातार अपनी शक्ति में विस्तार कर रहा था। उसने सूरजगढ़ के युद्ध में 1526 ईस्वी में बंगाल के शासक को पराजित कर दिया था। 1537 ईस्वी में उसने बंगाल की राजधानी पर अधिकार कर लिया था और बंगाल के शासक महमूद शाह जो था वो हुमायूं की शरण में चला गया, और इस कारण हुमायूं और शेर खां के मध्य संघर्ष की स्थितियां बन गई थी। हुमायूं ने इस संघर्ष की दृष्टि से सर्वप्रथम चुनार के किले पर घेरा डाला, परंतु इस चुनार के किले के घेरा डालने में उसने 6 महीने का बहुमूल्य समय लगा दिया, और दूसरी ओर शेर खां बंगाल को पूरी तरह लौटा और इस समय रोहतास में उसने अपने खजाने को सुरक्षित कर लिया। जब हुमायूं चुनार के किले का घेरा डालकर बैठा है, 6 महीने का समय वहाँ पे बर्बाद कर रहा है, शेर खां उस समय बंगाल को लूटने में लगा हुआ था और सारी लूट की जो धनराशि और जो अन्य चीज़ें थी उनको ले जा करके रोहतास में अपने खजाने में सुरक्षित कर दिया था। 1538 ईस्वी में हुमायूं बंगाल पहुंचता है, तब उसे कुछ भी हाथ नहीं लगता है, क्योंकि शेर खां बंगाल को लूट चुका था, और हुमायूं इस मिथ्या जीत की खुशी में ही 8 महीने और बर्बाद कर देता है, और बाद में वर्षा और भयंकर महामारियों को झेलते हुए जब उसकी सेना वापसी लौटते समय चौसा के पास पहुंचती है, तो वहाँ शेर खां की सेना पहले से ही तैयार खड़ी थी रास्ता रोके हुए।
1539 ईस्वी में चौसा की लड़ाई होती है शेरखां और हुमायूं के मध्य, और हुमायूं उसमें पूरी तरह से पराजित हो जाता है। चौसा के युद्ध के पश्चात ही शेरशाह की उपाधि धारण की गई थी शेरखां के द्वारा। कई बार प्रश्न में परीक्षा में पूछा जाता है कि शेरखां ने शेरशाह की उपाधि कब धारण की थी, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि 1539 ईस्वी में चौसा की लड़ाई हुई थी, जिसमें हुमायूं पूर्णतः परास्त हो गया था और उस समय शेरशाह की उपाधि धारण की थी। ऐसा माना जाता है कि यहाँ से पराजित होकर भागते समय हुमायूं घोड़े सहित नदी में कूद गया था, और एक बिश्ती, निजाम नामक एक बिश्ती था, उसने हुमायूं की जान बचाई थी। 1540 ईस्वी में पुनः बिलग्राम या कन्नौज की लड़ाई होती है, उसमें हुमायूं पुनः पराजित होता है और इस समय वो भागकर ईरान के शासक तैबास के यहाँ पर शरण लेता है। तो 1540 ईस्वी में हुमायूं दिल्ली और आगरा और भारत का क्षेत्र छोड़ करके भाग जाता है, सिंध की तरफ भाग जाता है, और बाद में ईरान के शासक के यहाँ पर उसे शरण मिलती है। तो 1540 ईस्वी से 1555 ईस्वी तक का जीवन जो है वो एक निष्कासित जीवन है, जिसमें हुमायूं भारतीय राजनीति में दखल नहीं देता है। इस समय यहाँ पर शेरशाह आराम से शासन कर रहा है। इसी निष्कासित जीवन के समय उसने हिंदाल, जो कि उसका भाई है, उसके गुरु मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानी बेगम से विवाह किया था। हमीदा बानी बेगम से उसका विवाह होता है और एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसे अकबर के नाम से जाना जाता है, जो कालांतर में बाद में इसका उत्तराधिकारी बनता है। निष्कासित जीवन के उपरांत दिल्ली पर पुनः अधिकार का अवसर हुमायूं को प्राप्त होता है, क्योंकि शेरशाह की मृत्यु हो गई थी और शेरशाह के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह की भी मृत्यु हो गई थी, और शेरशाह का जो साम्राज्य है, जो भारतीय क्षेत्र में था, वो 4 भागों में विभाजित हो गया था और सभी एक दूसरे पर अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए संघर्षरत थे। इस राजनीतिक अव्यवस्था का लाभ उठाता है हुमायूं, और मच्छीवाड़ा एवं सरहिंद की लड़ाई में सिकंदर सूर, जो कि दिल्ली पर शासक बना हुआ है, को पराजित कर 1555 ईस्वी में दिल्ली और आगरा पर पुनः अधिकार कर लेता है। इस प्रकार देखेंगे 15 साल के उपरांत वापस दिल्ली और आगरा पर हुमायूं का अधिकार होता है, लेकिन हुमायूं की किस्मत में यह अधिकार भी ज़्यादा समय तक भोगना नहीं था। 27 फरवरी 1556 ईस्वी में दीनपना, जो कि उसने अपना महल बनाया था, वहाँ पर शेर मंडल स्थित पुस्तकालय था, वहाँ की सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। स्टेनले लेनपुल, जो प्रमुख इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने तो इस संदर्भ में हुमायूं के संदर्भ में लिखा है कि वह जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। यानी हुमायूं कभी भी पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो पाया। वो पूरी ज़िंदगी स्थापित होने के लिए प्रयास करता रहा और अंत में उसकी मृत्यु भी इसी तरह से लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से गिर करके हुई, जैसा कि वो ज़िंदगी भर लड़खड़ाता रहा। धन्यवाद।